हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BAMS लेक्चर्स में। तो आज हम गुल्म निदान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम निदान स्थान जैसे कि आपको पता है कि हम स्टार्ट कर चुके थे और हम ज्वर और रक्तपित्त को कवर कर चुके हैं। तो आज हम गुल्म निदान की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, जो गुल्म है ना, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी कि गुल्म में कोई भी दूष्य नहीं है। गुल्म में कोई भी दूष्य नहीं है, यानी कि कोई भी धातु जो होती है ना वो दूषित नहीं होती है। कोई भी दूष्य जो है वो गुल्म में नहीं है। ये क्वेश्चन MCQ का है, पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि गुल्म में जो है कोई भी दूष्य नहीं होता है। तो देखिए, गुड़ वेष्टनी धातु से मक प्रत्यय पर टलेरम से गुल्म शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बांधना। तो बेसिकली जो गुल्म है उसका अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बांधना होता है। अर्थात उदर प्रदेश में एक ग्रंथि रूप का हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? गुल्म बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए गुल्म की संख्या संप्राप्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई गुल्म जो होता है 5 प्रकार का होता है। वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, सन्निपातज गुल्म और रक्तज गुल्म। तो ये 5 प्रकारों के जो है गुल्म यहाँ पर हमको बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना कि कितने प्रकार के गुल्म, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है MCQ में कि ज्वर कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 प्रकार का होता है। गुल्म कितने प्रकार का होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 5 प्रकार का गुल्म होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने फिर से, जैसे अपन ने ज्वर में देखा था अलग अलग जो है ज्वर के जो प्रकार थे, फिर उनके निदान वगैरह की व्याख्या की गई थी। उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य ने जो है अलग अलग जो गुल्म हैं उनकी निदान वगैरह की व्याख्या की। जैसे देखिए, सबसे पहले वात्य गुल्म का निदान क्या होता है? तो जब वात प्रधान पूर्ण विशेषकर ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार इन किसी भी एक रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो जाता है। तो मतलब जब उसको ये सारे रोग हो जाते हैं और फिर इनसे वो व्यक्ति क्षीण हो जाता है और वातकारक आहार विहारों का अधिक सेवन करता है, या अतिशीत आहार विहार का सेवन करता है, या स्नेहन स्वेदन क्रिया के बिना ही विरेचन द्रव्यों का सेवन करता है, या वमन का वेग आ नहीं रहा होने पर बलात् वमन करने का प्रयास करता है। मतलब वो बेसिकली उस तरीके के सारे काम करता है जिससे शरीर में क्या होता है? वात प्रकोपित हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो भी गुल्म होता है ना, कोई सा भी गुल्म जो होता है वो बिना वात के कारण नहीं होता है। हर गुल्म जो होता है वो वात के संयोग से ही होता है। मतलब चाहे वो वात गुल्म हो, चाहे वो पित्तज गुल्म हो, चाहे वो कफज गुल्म हो, सन्निपातज गुल्म हो या रक्तज गुल्म हो, हर गुल्म में वात जो होता है इज अ डोमिनेंट दोष। और विदाउट जब तक वात प्रकोपित नहीं होता है, जब तक कि ना आपको गुल्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक निदान नहीं है, कुछ निदान है। तो ये आप अपने मन से भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे अति व्यायाम, अति मैथुन, अधिक मद्यपान, अधिक शोक करना, ये सारी चीज़ें, विषमाशन, विषम भोजन, विषम स्थान, है ना, अधिक भक्षण करना विपरीत क्रम से। फिर उसके इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हैं। या फिर वमन विरेचन, जो भी आपके पंचकर्म है उनका अतियोग, आयोग, मिथ्या योग होने के कारण जो है आपके शरीर में जब वात प्रकोपित हो जाता है, तो ये सारे जो होते हैं वात गुल्म के निदान के अंतर्गत जो है आते हैं। फिर इसके बाद देखिए, गुल्म की संप्राप्ति यहाँ पर बताई गई है। तो फिर से अगर आप, जैसे हमने वात में, पित्त में, ज्वर में, रक्त पित्त में जैसे हमने श्लोक याद किया था, उसी प्रकार से आपको गुल्म का भी यह श्लोक याद करना है। सा प्रकोपितो वायुर्महास्त्रोतो अनुप्रविश्य रोक्ष्यात् कठिनी आप्लुप्त्य पिंडितो अवस्थानं करोति हृदि बस्तो पार्श्वयोनिर्भ्यां वा सशूलम् उपजनयन्ति ग्रंथिश्च च अनेक विधानम् पिंडिताश्च अवतिष्ठते सा पिंडित्वात् गुल्म इत्यभिधीयते। ये श्लोक आपको याद कर लेना है। बेसिकली देखिए, ज्वर, रक्तपित्त और गुल्म जो है ना बहुत कॉमन टॉपिक है, ये क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए संप्राप्ति इनकी याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप गुल्म की संप्राप्ति भी याद कर लीजिएगा। ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए, इसकी संप्राप्ति हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि इसी प्रकार प्रकोपित हुआ जो वायु होती है वह महाश्रोत अर्थात आमाशय, पक्वाशय आदि स्थानों में जाकर रुक्ष होने के कारण कठिन होकर और व्याप्त होकर पिंड के रूप में बनकर अपना स्थान हृदय, वस्ती, दोनों पार्श्व और नाभि को बनाता है, वह पिंडाकार गुल्म शूल उत्पन्न करता है। अनेक तरह की लंबी चौड़ी एवं गोल ग्रंथियां उत्पन्न करता है और स्वयं पिंडाकार होता है। पिंडाकृत होने से इसे गुल्म कहते हैं। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब शरीर में वात प्रकोपित हो जाते हैं तो वो क्या करता है? महाश्रुत अर्थात इन सारे स्थानों में जाकर के रुक्षता उत्पन्न करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वात बढ़ जाएगा तो इन स्थानों में क्या करेगा? जाकर रुक्षता उत्पन्न करेगा और फिर क्या होगा? खुद से कठिनीभूत होकर एक पिंड जैसा बन जाएगा, है ना। और पिंड जैसा बन जाएगा और फिर क्या अपना स्थान कहाँ का बनेगा? तो ये गुल्म के 5 स्थान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट MCQ में पूछ लिया जाता है कि गुल्म के बेसिकली कितने स्थान होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गुल्म के 5 स्थान होते हैं। कौन कौन से? हृदय, वस्ती, दोनों पार्श्व और नाभि, ये सभी क्या होते हैं? गुल्म के स्थान होते हैं। और फिर यहाँ पर बेस क्या करता है? जब वो गुल्म जो होता है पिंडित रूप में तो इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके बाद क्या करता है? शूल उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अनेक तरीके के लंबे चौड़ी गोल ग्रंथि, तो किसी भी प्रकार के ट्यूमर्स वगैरह को जो है वो उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वात गुल्म के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो गुल्म के लक्षण तो वात के कोई से भी हों उसके लक्षण क्या कॉमन ही रहते हैं, पर फिर भी कुछ स्पेसिफिक लक्षण है जो आपको यहाँ पर जो है देखने की ज़रूरत है। जैसे कि देखिए,
यह वायु बार बार पिंडाकार गुल्म को विस्तृत और संकुचित करती है, यानी बार बार उसको जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसमें कराती है, और अनियत रूप से कभी अधिक और कभी कम वेदना। तो जैसे कि हमने पढ़ा था ज्वर में कि विषम आरंभ और विसर्ग होता है उसका, यानी कि कभी तेज आता है, कभी धीमे आता है, कभी भी आ सकता है। उसी प्रकार से वातिक गुल्म में कैसा होता है, अनियत वेग वाला, अनियत रूप से, कभी उसमें कम वेदना होगी, कभी उसमें अधिक वेदना होगी, है ना। विषमता वायु के चल गुण के, और उसमें जो विषमता होती है वो किसकी होती है, वायु के चल गुण के कारण होती है। यहाँ पे फिर आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो है विकल्प संप्राप्ति का यानी अंशांश कल्पना के वर्णन करते हुए इन्होंने बताया कि वात गुण है, और उसमें भी उस वात का कौन सा गुण है, चल गुण है, जिसके कारण से क्या हो रही है, उसमें विषमता आ रही है। ठीक है। फिर उसके बाद बार बार ऐसा लगता है जैसे अंगों पर सीटियाँ चल रही हूँ। तो आपको पता होगा कि जो प्रमेय होता है, जब हमको प्रमेय होता है तो प्रमेय का पूर्व रूप का एक बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण है कि पिपलिका संचार इवा अंगेशु, यानी कि जो अंगों में हमको ऐसा लगता है जैसे चींटियों के चलने के समान जो है हमको प्रतीत होता है। तो कुछ कुछ जगहों पर ये बहुत स्पेसिफिक लक्षण देखने को आ जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक लक्षण आप याद रख सकते हैं। सुई चुभने जैसी पीड़ा होना, भेदने जैसी पीड़ा होना, तनाव होना, संकोच होना, शून्यता होना, हर्ष, रोमांच, ये सब चीज़ें जो हैं ये वात में कॉमन आएंगी ही आएंगी, है ना। वेदना उत्पन्न होने पर गुल्म से पीड़ित रोगी सुई या अंकुश से विदा हुआ समझता है, और सायंकाल में ज्वर होता है। अब देखिए सायंकाल में ज्वर क्यों हो रहा है, तो जब वात का समय होगा तभी तो उसका ज्वर होगा, है ना, उसका मुख सूखने लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फिर आप देखिए उसको रोमांस अधिक होता है, प्लीहा बढ़ जाती है ना, ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, आंतों में शब्द होता है, और अन्न नहीं पचता है, उदावर्त, अंग मर्द मन्या, सिर, शंख प्रदेश आदि में क्या होता है, उपद्रव होते हैं, है ना। फिर उसके बाद त्वचा नख मुख मूत्र और मल काले, लाल व परुष रंग के हो जाते हैं। तो देखिए ये रंग का आपको बहुत ध्यान रखना कि किस किस कलर के होंगे, तो काले, लाल और परुष कलर के होते हैं, है ना। वात गुल्म ने बताया हुए कारणों से हानि और उसके विपरीत सेवन से लाभ का होना, या वात गुल्म का क्या होता है, बेसिकली लक्षण होता है। तो ये कुछ कुछ लक्षण आपको ध्यान में रखना, जैसे प्लीहा बढ़ जाती है, वृद्धन यानी हर्निया हो जाता है ना, ये मतलब उसके उपद्रव होते हैं। फिर उसके बाद से त्वचा आदि का कलर कैसा हो जाता है, तो ये देखिए त्वचा वाला कलर वाला पॉइंट मैंने आपको ज्वर में भी बताया था कि बहुत कॉमन पॉइंट होता है। आप हर किसी के जो है उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई किसमें कलर ऐसा हो जाता है, इसमें कलर ऐसा हो जाता है। तो ये मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट कहीं ना कहीं आपको बन जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए विमर्श में एक लाइन लिखी भी हुई है कि इसी प्रकार से गुल्म वात की प्रधानता से ही होता है, मतलब ये मैंडेटरी फैक्टर है कि वात होना ही होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पैत्य गुल्म के निदान के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो पैत्य गुल्म के निदान में क्या आ जाएगा कि पहले खाए हुए ज्वर, वमन, विरेचन आदि कारणों से जब शरीर क्रश हो जाता है, तब यदि पुरुष अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, सिरका, दूषित मध्य, हरे शाक या खट्टे फलों और दाह उत्पन्न करने वाले शाक, अन्न और मांस आदि का सेवन करता है, और अजीर्ण में भोजन करता है, अध्यशन करता है। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए पित्त बढ़ रहा है सभी प्रकार से। सबसे पहले उन्होंने पित्त को बढ़ाने वाले रस का वर्णन किया, फिर उसके बाद इन्होंने पित्त को बढ़ाने वाले जो है पान वगैरह जो मतलब जो पीने वाले पदार्थ है उनका, जैसे सिरका हो गया, मद्य हो गया, है ना। फिर इसके अलावा इन्होंने अन्न में इन्होंने क्या बताया कि भाई खट्टे फल हैं, दाह उत्पन्न करने वाले शाक हैं, अन्न है, मांस है, इन सबका सेवन करने से, अजीर्ण में भोजन करने से, अध्यशन करने से, आमाशय को रुक्ष होने पर बार बार वमन का सेवन या आए हुए वेगों को रोकता है। आए हुए वेगों को रोकने से क्या होगा, पैत्य गुल्म को, और तेज हवा, धूप, इन सब का सेवन करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसके शरीर में क्या हो जाएगा, पित्त प्रकोपित हो जाएगा, क्योंकि पित्त प्रकोप का कारण है। तो इन सभी चीज़ों का सेवन करने से क्या होगा, पित्त का क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पित्त गुल्म की संप्राप्ति और लक्षण। तो वो संप्राप्ति का श्लोक आपको वो याद रखना है। पर ये जो वातक संप्राप्ति का श्लोक हमने यहाँ पर याद किया है ना, इसको आप कॉमन संप्राप्ति की जगह भी लिख सकते हैं। मतलब ये कॉमन संप्राप्ति में ही, ये एक्चुअली कॉमन संप्राप्ति ही है ना। गुल्म की संप्राप्ति, ये वार्तिक गुल्म की संप्राप्ति नहीं, ये कॉमन ही संप्राप्ति है। तो ये आप जो है गुल्म की संप्राप्ति में कॉमन आप सब में लिख सकते हैं। तो अब देखिए इन्होंने पित्तज गुल्म की संप्राप्ति और लक्षण को यहाँ बताते हुए बोला है कि इस प्रकार से प्रकोपित हुआ पित्त का वायु आमाशय के एक भाग में एकत्रित कर लेती है। अब देखिए पित्त में क्या करती है, पित्त को जो है वायु आमाशय के एक भाग में एकत्रित कर लेगी, तो वात गुल्म में कहे हुए भिन्न भिन्न प्रकार की वेदना को उत्पन्न, तो जितनी प्रकार की वेदना, जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था कि सुई चुभने समान वेदना हो रही है, वेदने के समान वेदना हो रही है, काटने के समान वेदना हो रही है, तो वो जितनी भी वातिक वेदना है वो सारी पैत्तिक गुल्म में भी होती हैं। और पित्त पेट, हृदय, छाती और कंठ में जो है दाह उत्पन्न करता है। तो कहाँ कहाँ दाह उत्पन्न करता है, तो पेट, हृदय, छाती और कंठ, इन सभी जगह क्या करता है, दाह उत्पन्न करता है। और विदाह युक्त होने पर रोगी धुआं के समान खट्टा डकार लेता है। तो यहाँ
यहाँ से देखिए आपको कुछ स्पेसिफिक लक्षण याद मतलब स्टार्ट हो रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं कि भाई जब पित्तज गुल्म होता है तो क्या होता है कि रोगी के पेट में, हृदय में, छाती में और कंठ में क्या होता है, दाहा होता है ना। और मुंह से क्या होता है, धुआं निकलने के समान वाष्प होता है। अगर जैसे अभी आप रोग निदान में और भी डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ जैसे जो पित्तज व्याधियाँ हैं और जहाँ पित्त का ही प्रकोप बहुत अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो वहाँ पर ये टर्म आता है कि भाई मुंह से धुआं निकलने के समान वाष्प निकलने की तरह ज्ञात होता है ना। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। और उस स्थान पर श्वेद आता है, गीला प्रतीत होता है, शिथिल मालूम होता है, स्पर्श सहन नहीं होता क्योंकि गर्म की मतलब इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर खुद का हाई रहता है कि उसको किसी भी प्रकार का स्पर्श जो होता है वो सहन नहीं होता है ना। कुछ रोमांच भी होता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण है वो देखते हैं। इसके अलावा देखिए त्वचा, नख, नेत्र, मूत्र और मल का जो रंग होता है वो किस प्रकार का हो जाता है, हरिद्रा, हल्दी के समान हो जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो ऊपर हम पढ़ के आते हैं कि भाई परुष रंग का हो जाता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि मतलब काला और लाल हो जाता है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि हल्दी के समान हो जाता है। तो ये फिर से स्पेसिफिक लक्षण आ गया है ना, जो अपन को जो है इसमें याद रखना है। ठीक है, फिर इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, पित्तज गुल्म की संप्राप्ति और उसके लक्षण पढ़े। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कफज गुल्म की संप्राप्ति, कफज गुल्म के निदान तो देखिए कफज गुल्म के निदान में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पूर्वोक्त उन्हीं क्रश करने वाले ज्वर, वमन आदि कारणों से। अब देखिए बेसिकली अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि पित्तज गुल्म और कफज गुल्म कैसे होते हैं। तो जब वात का प्रकोप हुआ तो ऑलरेडी वात का प्रकोप है और फिर हम पित्त प्रकोपक या फिर कफ प्रकोपक आहार विहार लेते हैं तो वात के साथ क्या होता है, संसर्ग हो जाता है पित्त का या फिर कफ का, तो उसी से पित्तज गुल्म और कफज गुल्म की उत्पत्ति होती है। मतलब आपको समझ आ रहा है, वात ऑलरेडी प्रकोपित है, उसके बाद उसी व्यक्ति ने पित्त का और फिर उसी व्यक्ति ने जो है कफ का अत्यधिक सेवन, मतलब उस प्रकार के अन्न और आहार का सेवन के जिसके उसके शरीर में वात के साथ साथ पित्त कुपित हो गया और वात के साथ साथ ही कफ प्रकोपित हो गया। इस प्रकार से जो है तो इसमें निदान में भी बिल्कुल वैसा ही आएगा कि देखिए निदान में क्या हुआ कि पूर्वोक्त उन्हीं क्रश करने वाले ज्वर, वमन आदि कारणों से क्रश होने पर, ठीक है, अब ऑलरेडी वो क्रश है यानी वात उसके शरीर में बढ़ा हुआ है ना। उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, अधिक भोजन कर रहा है, अधिक स्निग्ध, गुरु, अम्ल, शीतल पदार्थों का सेवन कर रहा है, चावल का आटा खा रहा है, ईख, दूध, तिल, उड़द और गुण के विकारों का सेवन कर रहा है, मंदक, जो दही अच्छे से नहीं जमा है, और मद्य का अधिक सेवन करता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, अति मात्रा में भोजन करता है, अधिक पानी पीता है, तो क्या होता है उसके शरीर में क्षोभ उत्पन्न होने के वाले कार्यों से, क्षोभ मतलब कि क्या हुआ, वो एक तरीके से जब हम कहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, जब हम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्षोभ कहते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, वायु के साथ साथ जो है कुफ भी कुपित हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कफज गुल्म की संप्राप्ति और लक्षण। तो कफज गुल्म की संप्राप्ति वैसी ही होगी। इस प्रकार प्रकोपित होने पर क्या होगा, कफ को वायु आमाशय के एक भाग में एकत्रित कर लेती है, फिर से इसने कफ को मतलब एकत्रित कर लिया। पहले जब वात गुल्म हो रहा था तो उसमें वात खुद एकत्रित हुई थी, उसने पिंड का रूप धारण कर लिया था। पित्तज गुल्म में क्या हुआ, जो वात होती है उसने पित्त को एक जगह इकट्ठा कर लिया और फिर उसके कारण वेदना हो रही। अब कफज गुल्म में क्या हो रहा है, जो वात है उसने कफ को एक जगह इकट्ठा कर लिया और फिर वेदना हो रही। तो देखिए इस प्रकार प्रकोपित हुआ कफ को वायु आमाशय से एक भाग में एकत्रित कर उसी प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करती है जो वात गुल्म में बताई गई है। रोगी के शरीर में कफ, शीत ज्वर, अरोचक, अन्न का ठीक से ना पचना, अंगमर्द, रोमांच, हृदय रोग, वमन, निद्रा आदि के आलस्य, स्थैमित्य, भारीपन, शिरा शुल्क उत्पन्न करता है। तो मतलब जितने भी कफ के कारण होने वाले रोग हैं, जैसे हृदय रोग हो गया, वमन हो गया, निद्रा आदि का आना, आलसी होना, है ना, भारीपन लगना, शिरोशूल होना, इन सभी को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और गुल्म के स्थान में स्थिरता, भारीपन, कठोरता और अवगुण शून्यता को और बढ़ा हुआ कफ, काह, श्वास और प्रतिशाय, राजश्म आदि को उत्पन्न करता है। अब देखिए त्वचा, नख, नेत्र, मूत्र, मल का कलर कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है। वात में क्या हो रहा है, काला हो रहा था, और कैसा हो रहा था, लाल हो रहा था। पित्त में कैसा हो रहा था, हल्दी कलर का हो रहा था, और कफ में अब कैसा हो रहा है, श्वेत वर्ण का हो रहा है। ये जो कलर है ना, ये हर जगह पे आता है जहाँ पर वात पित्त कफ का डाइवर्सिफिकेशन आता है, तो वहाँ पर हर जगह कलर का अलग अलग ही आपका वो अपन को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने त्रिदोषज गुल्म के बारे में बताया। तो त्रिदोषज नाम से समझ आ रहा है कि जिसमें वात पित्त कफ तीनों ही कुपित होंगे समान मात्रा में, वो क्या होगा, उसको त्रिदोषज गुल्म की जो है संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि देखिए कुशल वैद्य तीनों दोषों के हेतु और लक्षण के मिश्रण होने पर सन्निपातज गुल्म मानते हैं, और ये सन्निपातज गुल्म वात आदि दोषों के परस्पर विरुद्ध चिकित्सा होने से क्या होता है, असाध्य होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि भाई जो सन्निपातज जो गुल्म होता है बेसिकली वो क्या होता है, असाध्य होता है। और वो क्यों असाध्य होता है, क्योंकि उसकी जो चिकित्सा होती है, मतलब वात की चिकित्सा कफ के अपोजिट, कफ की चिकित्सा
चिकित्सा, पित्त के अपोजिट पित्त की चिकित्सा, इन दोनों के अपोजिट। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो व्याधि जो होती है वो कम्प्लीटली असाध्य हो जाती है, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए रक्तज गुल्म में इन्होंने रक्तज गुल्म के बारे में आचार्यों ने बताया है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई रक्तज गुल्म को गर्भाशय में आर्तव के आने की विशेषता से स्त्रियों को ही होता है। मतलब इन्होंने बेसिकली बताया कि ये एक तरीके से जो है फीमेल डिसऑर्डर है। मतलब आचार्य चरक ने जो है रक्तज गुल्म को एक फीमेल डिसऑर्डर की संज्ञा दे दी है, और उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई जो रक्तज गुल्म होता है वो फीमेल्स में ही होता है, क्योंकि बेसिकली ये गुल्म होता है इसीलिए क्योंकि जब जैसे जो पीसीओडी की कंडीशन होती है, एक तरीके से उसको भी हम कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं रक्तज गुल्म से, कि भाई जब जो हमारा मेंसेस या फिर जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है जब वो आना बंद हो जाता है ड्यू टू एनी सर्टेन रीजन, ड्यू टू एनी सर्टेन कॉज, तब क्या होता है, इन्होंने उसको क्या रक्तज गुल्म की संज्ञा दी है कि भाई रक्तज गुल्म हो जाने के कारण जो आर्तव होता है वो स्त्राव नहीं होता, उसका स्त्राव होना रुक जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम रक्तज गुल्म की संज्ञा बोलते हैं। और क्योंकि आर्तव जो है वो फीमेल्स को ही मेंस्ट्रुएशन होता है और केवल फीमेल्स में ही होता है, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई इसको सिर्फ जो है फीमेल्स में ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम रक्तज गुल्म के बारे में पढ़ते हैं। रक्तज गुल्म थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, है ना, कि रक्तज गुल्म बेसिकली क्या होता है। तो देखिए रक्तज गुल्म की निदान और संप्राप्ति देखिए, परतंत्र होने एवं शिक्षित ना होने के कारण सदा पति सेवा में। अब देखिए निदान क्या क्या बता रहा है कि वो परतंत्र होने एवं शिक्षित ना होने के कारण, मतलब स्वतंत्र नहीं है, मतलब पहले के ज़माने में जो स्त्रियाँ होती थी जैसे वो रहती थी उनको हिसाब से थोड़ा बताया गया कि भाई जो परतंत्र होती थी और जो शिक्षित नहीं होती थी तो क्या करती थी, हमेशा पति सेवा में रहती थी और गृह कार्यों में लगी रहने के कारण मल मूत्रों के वेगों को रोकती थी, है ना। अथवा आम गर्भ के शीघ्र स्त्राव होने से, यानी अबॉर्शन, मतलब आम गर्भ मतलब ऑलरेडी गर्भ पेट में है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, आम गर्भ की संज्ञा दे रहे हैं कि आम गर्भ के शीघ्र स्त्राव होने से, ठीक है, अथवा बच्चा होने के तुरंत बाद या ऋतुकाल में वात प्रकोपक आहार विहारों का सेवन करती है तो स्त्री की वायु शीघ्र प्रकोपित हो जाती है ना। तो ये रक्तज गुल्म के निदान है, ये तीनों आपको निदान अच्छे से याद रखने की। एक तो परतंत्र होती है, शिक्षित नहीं होती है, दूसरा पति सेवा गृह कार्यों में लगी रहती है, तीसरा मलमूत्र आदि विवेकों को रोकती है, चौथा जो है स्त्राव होने के तुरंत बाद या फिर जो है बच्चा होने के तुरंत बाद जो है ऋतुकाल में वो वात प्रकोपक आहार विहारों का सेवन करती है तो उससे क्या होता है, वात प्रकोपित हो जाता है, ठीक है। अब वात प्रकोपित होकर देखिए क्या करेगा यह, और प्रकोपित होकर वह वायु योनि मुख में जाकर आर्तव को क्या कर देती है, रोक देती है। प्रत्येक मास में रुका हुआ वह आर्तव उदर को जो है वो बढ़ा देता है। मतलब ये मतलब इस तरह की कंडीशन है जिसमें ना अ लेडी इज़ नॉट प्रेग्नेंट बट हमें ऐसा लगता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, मतलब उसका पेट बढ़ रहा है क्योंकि उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं आ रहा है, और मेंस्ट्रुअल ब्लड ना आना हम प्रेगनेंसी का एक लक्षण कहीं ना कहीं मानते हैं। मतलब अगर किसी लेडी को मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो गए हैं एंड शी हैज़ बीन एंगेज्ड इनटू अ सम टाइप ऑफ प्रोसेस, तो हम इससे समझते हैं कि भाई हाँ प्रेगनेंसी की कंडीशन आ गई। लेकिन रक्तज गुल्म इज़ नॉट प्रेगनेंसी, यहाँ पर क्या हो रहा है, वात की वजह से आर्तव का स्त्राव नहीं हो रहा है, तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो ना तो मेंस्ट्रुअल ब्लड आ रहा है प्लस पेट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हम ऐसे समझ लेते हैं और मूर्ख वैद्य क्या समझ लेते हैं कि भाई जो रक्तज गुल्म है वो प्रेगनेंसी कंडीशन आ गई, हालांकि प्रेगनेंसी होती नहीं है। इसका अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जो है शारीरिक स्थान अध्याय 2 में अतुल्य गोत्री अध्याय में भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद उसके उदर में शूल, कास, अतिसार, वमन, अरुचि। तो अब यहाँ पर बता रहा है लक्षण क्या क्या उसको देखने को मिलेगा। तो देखिए उसके जो लक्षण होते हैं ना, यहाँ तक कि वो भी गर्भिणी के लक्षण के समान ही दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए शूल भी होगा, कांस होगा, अतिसार होगा, वमन होगा, अरुचि, अपचन, अंगवर्धन, निद्रा आदि के आलस, स्थैमित्य, मुख प्रसेक उत्पन्न होता है, स्तनों में दूध, ओंठ तथा स्तन मंडल में कालापन। तो ये सब बिल्कुल प्रेगनेंसी के लक्षण है ना, फिर भी ये रक्तज गुल्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेत्रों में अधिक ग्लानि, मूर्छा, रलास, दोहृद तक देखने को मिलता है, यानी विशेष इच्छाएं। पैरों में शोथ, कुछ रोमराजी का उद्गम, दोहृद की उत्पत्ति, ये आचार्य चरक ने तीसरे मास में बताई है। ये भी हम शारीरिक स्थान में पढ़ेंगे जब हम मासानुमासिक वृद्धि पढ़ेंगे, और मतलब वहाँ पर अपन को पूरा देखने को मिलेगा कि दोहृद क्या होता है। तो वहाँ पर मैं आपको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूँगी कि दोहृद की उत्पत्ति क्या होती है, और यह सारी चीज़ें जो हैं उस रिलेटेड मैं आपको वहाँ बताऊँगी। पैरों में शोथ होना, कुछ रोम राज्य का उद्गम होना, योनि विस्तार और योनि में दुर्गंध और स्त्राव उत्पन्न हो जाना, है ना। इस प्रकार से इसका संपूर्ण गुल्म पिंड की तरह फड़कता रहता है, मतलब इवन फड़कता है, ऐसा लगेगा कि पेट के अंदर कुछ फड़क रहा है। ऐसी दशा में अनुभव शून्य वैद्य, यानी जिनको ज्ञान नहीं होता, मूर्ख वैद्य, वो क्या समझ लेते हैं कि स्त्री गर्भवती नहीं रहती, फिर भी उसे क्या बोल देते हैं, गड़बड़ी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्तज गुल्म पूछ लिया जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज रक्तज गुल्म, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए गुल्म के पूर्व रूप, इन्होंने अब यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन करने के बाद, गुल्म की कॉमन संप्राप्ति बताने के बाद अब गुल्म के कॉमन पूर्व रूप बता रहे हैं।
ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली 5 नंबर में कि गुल्म के आप पूर्व रूपों का वर्णन करिए। तो आपको जो है गुल्म के पूर्व रूप बताने पड़ेंगे। तो देखिए इस प्रकार इन 5 प्रकार के गुल्मों के उत्पन्न होने के पहले ये पूर्व रूप होते हैं, जैसे अन्न खाने की इच्छा ना होना, भोजन में अरुचि होना, अपचन होना, अग्नि में विषमता होना, खाने के बाद गले में जलन होना, भोजन की पक्वावस्था में वमन डकार। तो ये सारे आप रीड कर लीजिएगा, बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं गुल्म के पूर्व रूप के। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आप वात के मतलब जिन जिन भी कारणों से जो है वात प्रकोपित होती है, उन कारणों को भी आप जो है पूर्व रूप में लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आपको फिर से उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर उसके बाद देखिए साध्यता, असाध्यता, विचार और चिकित्सा सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई हमें बता दिया कि कौन सा असाध्य होता है, तो हमें पहले से पता है कि जो सन्निपात जो होता है वो क्या होता है, असाध्य होता है, क्योंकि उसकी चिकित्सा जो होती है वो रुद्ध होती है। तो यही यहाँ पर यही बताया गया है, इन गुल्मों में सन्निपात गुल्म को असाध्य जानकर चिकित्सा न करें, एक दोषज गुल्म को एक दोष अनुसार चिकित्सा प्रारंभ करें, द्वंद्वज को साधारण चिकित्सा कर्म से और अन्य जो कुछ भी अवरुद्ध चिकित्सा समझे उन्हें भी उपद्रवी गुरुतर लघुता का व्यवहार करके कर दें। तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पर जो है ये तीसरा अध्याय जो है समाप्त होता है, गुल्म निदान। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, संप्राप्ति में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी पॉइंट जो है आपको क्लियर नहीं हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़ आप मुझे अपने रिव्यूज़ दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको और किस सब्जेक्ट में वीडियोस की चाहिए हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियोस बनाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी सारी नीड्स जो हैं उनको मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।